नमस्कार बच्चों। कल तक हमने आपके चैप्टर नंबर 6 के जो मानव में पोषण था उसको कंप्लीट कर लिया था। मानव में पोषण ये टॉपिक था, ये हमारा पूरा हो गया था। आज हम इसके आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आपके श्वसन। श्वसन जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहा जाता है। मानव में पोषण में हमने जो पाचन तंत्र है उसकी बात की थी। इस वीडियो के अंदर श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां आपके बुक में दे रखी हैं। सबसे पहले उनकी बात करेंगे और लास्ट में मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। श्वसन, सबसे पहले तो श्वसन जैसे ही दिमाग में आता है तो प्रश्न ये उठता है कि श्वसन कहते किसे हैं। तो कई बार हम लोग सीधी परिभाषा ये बता देते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया जो है, श्वास लेने की प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, श्वास लेने की प्रक्रिया श्वसन नहीं कहलाती, जबकि श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया, लेने की प्रक्रिया एवं छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये तो एक सीधी परिभाषा है जिससे हम समझ सकें कि गैसों के विनिमय को ही, शरीर के अंदर गैसों के विनिमय को ही क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। जिसमें जो जीव होते हैं वो O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। पीछे वाले टॉपिक में जिस टॉपिक की हमने बात की थी, मानव में पोषण, पोषण का मतलब था भोजन करने की विधि। जैसे ही जीव जो होता है उसके द्वारा शरीर में भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसके पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो जीव में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं वो इस भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं। इस भोजन का क्या करती हैं? ऑक्सीकरण करती हैं। और ऑक्सीकरण करके इस भोजन से ऊर्जा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। देखिए, जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन करने के बाद इस भोजन का जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होते हैं। अतः हम लोग इसकी परिभाषा को अगर समझें कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो ये श्वसन की परिभाषा है कि जो भोज्य पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं उनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड व साथ में हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या बोला जाता है? उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। अब बात करते हैं श्वसन के प्रकारों की। टाइप्स ऑफ श्वसन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। पहले बच्चों, श्वसन जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है अनोक्सी श्वसन। दोनों की बात करेंगे साथ साथ। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो करेंगे वायवीय श्वसन की। किसकी बात करेंगे? वायवीय श्वसन की बात करेंगे। देखिए, वायवीय शब्द से ही यहाँ पे ऑक्सी श्वसन दिया हुआ है। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अर्थात जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोला जाता है?
वायवीय श्वसन कहा जाता है। अधिकतर प्राणियों और पादपों के अंदर जो श्वसन पाया जाता है वो ऑक्सी श्वसन ही होता है, अर्थात वायवीय श्वसन ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या बता सकते हैं, अधिकांश जो पादप और जंतु हैं, अधिकांश पादप व जंतु जो हैं उनमें कौन सा श्वसन पाया जाता है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन जो है वो पाया जाता है। बात करते हैं ये श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसमें किस प्रकार से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के एक अणु की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का एक अणु जब जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें एक क्रिया होती है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, उस क्रिया को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु है, जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है जो कोशिका द्रव्य में होती है, जिसके फलस्वरूप पाइरूवेट बनता है और इसके 2 अणु प्राप्त होते हैं। पाइरूवेट के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब ये पाइरूवेट के 2 अणु हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP अणु। ठीक है, ये ATP क्या है? ऊर्जा होती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये ऊर्जा होती है। सीधी अगर किलो कैलोरी में इसकी बात करें तो 686 किलो कैलोरी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो बोल सकते हो। तो ये होता है वायवीय श्वसन, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पाइरूवेट के 2 अणुओं में परिवर्तित होना, बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP अणुओं का निर्माण होना। तो ये क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। सीधी अगर इसकी बात करें कि इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, तो देखिए आप लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। ग्लूकोज जो होती है C6H12O6 एक अणु है, प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करके, ठीक है, ये क्रिया करके किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिया करके क्या बनाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H6 अर्थात 600 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ऊर्जा जो है वो क्या होती है? प्राप्त होती है। ये आप लोग जो है इसकी रिएक्शन भी इस प्रकार से बता सकते हो। ठीक है, किसकी हो गई? ये ऑक्सी श्वसन की हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अवायवीय श्वसन कि अवायवीय श्वसन जो है वो क्या होता है। अब देखिए इसका विपरीत होगा। वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही थी, जबकि अवायवीय के अंदर बिना वायु के अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। ऐसा श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के ही संपन्न हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? अवायवीय श्वसन या अनोक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ए का मतलब नहीं। जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या बोला जाता है? अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। उदाहरण की बात करें तो कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं उनके अंदर, ये सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या है? इस प्रकार का श्वसन जो है वो होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्रिया, ये तो चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनोक्सी श्वसन हो, सबके अंदर होती है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, क्योंकि इसमें भी ग्लूकोज होगा, ये सूक्ष्म जीव भी ग्लूकोज का एक अणु जो है वो ग्रहण करेंगे तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये क्रिया होगी। कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी, और जिससे पाइरूवेट के 2 अणु बनेंगे। पाइरूवेट के क्या बनेंगे? 2 अणु जो है वो बनेंगे। अब आगे ऑक्सीजन नहीं है, आगे क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें?
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। सी 2 अणु बनते हैं, C2H5OH प्लस 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है, 56 किलो कैलोरी बोल सकते हो, या 2 ATP अणुओं में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त जो है वो होती है। तो ये था आपके अवायवीय श्वसन। ग्लूकोज पायरुवेट अणु बने, बाद में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगा और बहुत ही कम मात्रा में जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार के श्वसन की क्रिया जो है वो सूक्ष्म जीवों के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सूक्ष्म जीवों के अंदर होती है। अगर इसकी अगर रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, ये ग्लूकोज तो होगा ही होगा, ठीक है, C6H12O6, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अर्थात अनोक्सी श्वसन, ठीक है ना, अनोक्सी श्वसन, और यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सी श्वसन ऊपर वाले के अंदर। ठीक है, अनोक्सी श्वसन होगा तो क्या बनेगा, 2C2H5OH प्लस क्या बनेगा, 2 अणु किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, जो वायवीय श्वसन से बहुत कम है, क्योंकि वो 686 थी, यहाँ पे ओनली 56 किलो कैलोरी ऊर्जा या फिर 2 ATP अणु जो है वो प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही कम ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। यह होता है आपके अवायवीय श्वसन। क्या होता है, अवायवीय श्वसन। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस टॉपिक में तो ATP अणु की, तो ATP का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है वो तत्काल ATP नामक अणुओं में संश्लेषित हो जाती है, किसमें, या ATP नामक अणुओं के संश्लेषण में क्या हो जाती है, प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। किसके रूप में प्रयुक्त होती है, ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके श्वसन वाला जो टॉपिक था उसकी स्टार्टिंग थी। जब तक आप लोगों को श्वसन के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों और उसकी निम्न अभिक्रियाओं के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक आप लोग श्वसन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो इस कहने का मतलब यह है, आपको पहले श्वसन की परिभाषा, उसके वायवीय और अवायवीय अर्थात ऑक्सी रेस्पिरेशन और अनऑक्सी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शंस हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग पौधों में श्वसन की। किसकी बात करेंगे, पौधों में श्वसन की। तो देखिए, पौधों में श्वसन की बात करते हैं। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन की बात अगर करते हैं तो पौधों के सभी जो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, हरे भाग होते हैं, उनमें रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्र के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, और उनका संपर्क जो है वो अंतःकोशिकीय अवकाशों से रहता है। रंध्र उपस्थित होते हैं, इनका संपर्क जो है वो किससे होता है, अंतःकोशिकीय अवकाशों से होता है, अंतःकोशिकीय अवकाशों से संपर्क होता है। ठीक है, और इन अंतः अवकाशों में रंध्रों से होकर वायु जो है वह अंदर बाहर आती जाती रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि इन पादपों के अंदर जो है विसरण द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। किसके द्वारा, विसरण, किसके द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा क्या है, जो गैसें हैं वो अंदर बाहर जो है होती रहती है। अंतःकोशिकीय अवकाशों और रंध्रों के माध्यम से कोशिकाओं में वायु जो है वो प्रवेश करती रहती है और बाहर निकलती रहती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जैसे अगर रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, भाई प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, जब रात्रि के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो CO2 का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया है। ठीक है, दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। भाई पता है आप लोगों को, हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी, इसमें मैंने बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिन में अगर उत्पन्न होती है तो उसे कौन ग्रहण कर लेते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये तो प्रकाश संश्लेषण था, तो उसमें क्या है, प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पौधों में श्वसन था।
कल वाले वीडियो के अंदर हम लोग जंतुओं में श्वसन और मानव में श्वसन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जंतुओं में श्वसन और मानव में श्वसन की बात जो है वो करेंगे। किसकी बात करेंगे? मानव में श्वसन की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।